हेलो एवरीवन। अब हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक नेचुरली ऑकरिंग फेनोमेनन है जो कि अर्थ को वार्म कर देता है। और ये तब ऑकर होता है जब स्पेसिफिक गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में आकर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जब वो ट्रैप होते हैं तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट कर देते हैं। ठीक है, जिस कारण से वो हीट अंदर तो आ जाता है पर हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाता है, जिस कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस क्या है? एक स्ट्रक्चर होता है ट्रांसपेरेंट वॉल का जो ट्रैप करता है हीट को और सनलाइट को। ठीक है, और वो क्या करेगा, हमारे अर्थ के इन्वायरमेंट को वार्म कर देगा और वो हेल्प करता है प्लांट को ग्रो कराने में। ठीक है, ये खासकर ग्रीन हाउस वर्ड जो है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स और अदर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए काम आता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ऐसा फिनोमिनन है जहाँ पे सर्टेन गैसेस जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जैसे वाटर वेपर, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, ये सारे जो हैं वो गैस प्लेन की तरफ, ग्लास प्लेन की तरफ एक्ट करते हैं। ठीक है, जब सनलाइट इंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के हेल्प से ये पेनिट्रेट कर जाता है हमारे इन्वायरमेंट में और अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएगा, जहाँ पे ये अर्थ के द्वारा, लैंड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा वाटर और बायोस्फीयर के द्वारा। एब्जॉर्ब एनर्जी जो है वो फिर से री रेडिएट बैक हो जाता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ हीट। वाइल सम ऑफ दिस हीट स्केप्स इनटू स्पेस, मच ऑफ इट इज़ रिटेन्ड विद इन द एटमॉस्फेयर। देखिए, जब वो आ रहा है तो वो री रेडिएट तो हो रहा है, पर कुछ ऐसे हीट हैं, कुछ हीट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है, जिसके कारण से ओवरऑल हमारे प्लानट को वार्म कर देता है, गर्म कर देता है। ठीक है, if the greenhouse effect become intensified it can lead to increase in earth average temperature। अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाए तो हमारे अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर सकता है, और इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है कि इससे सन का एनर्जी आ रहा है, कुछ तो री रेडिएट बैक हो जाएगा, पर कुछ जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कुछ रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो जाता है अर्थ के पास। अब ग्रीन हाउस गैसेस में पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले फ्यूल कंबशन से आ रहा है और ये डिफॉरेस्टेशन से बढ़ रहा है। इमिशन क्या है? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर जो है वो एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, लाइफ स्पेन क्या है? थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक रह जाता है ये। मीथेन के सोर्स क्या है? जो कोल से एसोसिएटेड है, ऑयल और गैस के प्रोडक्शन से। स्ट्रेंथ, मीथेन जो है वो 25% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CO2 से। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो इमिट होता है एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल पार्टिकल से, पार्टिकुलरली सिंथेटिक फर्टिलाइजर से। CFC और HFC की बात करें तो ये रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से या स्प्रे कैन से रिलीज होता है। कॉज क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट के? तो पहला है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करना बंद करो, उसकी जगह पे आप CNG, क्लीनर फ्यूल्स वगैरह यूज़ करो। डिफॉरेस्टेशन के कारण जैसे पेड़ कटते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो CO2 के ऑब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा दे रहा है ना, इसीलिए वो क्या हो रहा है कि जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, तो पेड़ का अमाउंट कम हो रहा है, तो पेड़ का अमाउंट कम हो रहा है तो CO2 ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है और CO2 ही कारण है हीट बढ़ाने का। उसके बाद है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे लाइव स्टॉक फार्मिंग हो गया, राइस कल्टीवेशन और बहुत सारे और भी प्रैक्टिसेस हैं जिसके कारण हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात करें तो सीमेंट प्रोडक्शन हो गया, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और या फिर रेफ्रिजरेंट जो रिलीज़ होते हैं, वो सब भी रीज़न है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में हम लोग पहला इम्पैक्ट देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिसके कारण ग्लेशियर भी मेल्ट कर रहे हैं, आइस मास भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सी लेवल राइज करना, अब जैसे आइस मेल्ट कर रहा है तो वो जाकर के सी में मिल रहा है ना उसका पानी, तो जो ओशन लेवल है वो भी बढ़ते जा रहा है, जो कि बहुत सारे कोस्टल रीजन के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। एक्सट्रीम वेदर इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है, जैसे कि आप देखेंगे कि हीट वेव्स आना, ह्यूरिकेन्स आना, फ्लड आना, ड्राउट आना, ये सब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, जैसे CO2 बहुत ज़्यादा ओशंस में जाकर डिजॉल्व हो जाएगा तो वो मरीन लाइफ को भी थ्रेटन करेगा, मतलब मरीन लाइफ पे भी हार्मफुल इफेक्ट आएगा। अब नेक्स्ट बात करें तो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है इस कारण से। ठीक है,
एग्रीकल्चरल डिसरप्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में भी बहुत बदलाव आ रहे हैं। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं कि कंट्रोल करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को और क्लाइमेट चेंज को। तो पहला हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना होगा, एफॉरेस्टेशन बढ़ाना होगा, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज बढ़ाना होगा। अब कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आए थे, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, 1997 में आया था, जिससे बताया गया कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, GHG, ग्रीन हाउस एमिशन को कम करे और क्लाइमेट चेंज से हमें फाइट करना होगा। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट आया था, जिसमें कि 2015 में ये आया था, ये बोला गया था कि सारे कंट्री को लगभग टेम्परेचर को 2 डिग्री बिलो लेवल करने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये हो गया कंप्लीट।